हम लोग बात करेंगे यहाँ पर IIT जेई केवल एडवांस की बात। और एक दो बार ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा IIT जेई मेन और नीट में आ चुका है। तो सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन कवर किया होगा तो आपने देखा होगा कि डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिक होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आपका RT/ln/Q। ठीक है, गलती से भी यहाँ पर NRT वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। जब आप साम्यावस्था में बोलते हैं तो बोलते हैं रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट गया तो कुछ एनर्जी का चेंज हुआ होगा, और समान रूप से अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है तो भी ऊर्जा का चेंज हुआ होगा, लेकिन वो डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो साम्यावस्था में कहीं पर भी आपको ऊर्जा नहीं मिल पाती जिसे आप कार्य में यूज़ कर सके, क्योंकि साम्यावस्था को तो मतलब है कि आपका ओवरऑल इक्विलिब्रियम मेंटेन रखा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पर हम डेल्टा जी को तो बोलते हैं ज़ीरो, और साम्यावस्था में क्यू को बोलते हैं यहाँ पर के। अगर गैस होगा तो आप QP और KP की बात करेंगे, और अगर सांद्रताएं दी गई होंगी तो आप KC और QC की बात करेंगे। तो जो बेसिक फॉर्मूला बनेगा वो आपका बन जाएगा ज़ीरो इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आपका बन जाएगा RT/ln/K। इसको हमने बोल दिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, या कहें समीकरण नंबर 1। अब जब आप बात करते हैं ऊष्मा गति की चैप्टर की, तब आप बोलते हैं बेसिक फॉर्मूला था G इक्वल टू H माइनस TS। अगर आप इसे तापमान को नियत रखते हुए अवकलन करने के बाद समाकलन करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है आपका डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। आपने कहा कि हम तो मानक कंडीशन पे बात करेंगे, तो आपने कहा ये पर्टिकुलर को आपने स्टैंडर्ड लगा दिया, और ये समीकरण बन जाती है समीकरण नंबर 2। बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू समीकरण नंबर 1 भी देती है और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू समीकरण नंबर 2 भी देती है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि पर्टिकुलर ये डेटा अगर मैं इसकी जगह कॉपी करता हूँ तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा यहाँ पर माइनस RT/ln/K इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0। मैंने पूरी समीकरण को माइनस RT से डिवाइड किया और फुल एंड फाइनली मेरा ये पर्टिकुलर एक समीकरण बन चुकी है। कई बार हम लोग एडवाइस करते हैं कि समीकरण आप याद ना करें, चूँकि एग्ज़ाम टाइम में आप भूल जाते हैं इस चीज़ को। तो बेसिक याद रखना कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और आपका आराम से 30 सेकंड के अंदर इस समीकरण को बनाया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार IIT जेईई अगर इस क्वेश्चन को पूछ चुका है तो देखते हैं IIT ने किस टाइप की फ्रेमिंग करी। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको एक समीकरण देता हूं तो मैं इनको तुलनात्मक अध्ययन कर सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, ये डेटा इससे मैच कर रहा है, और अगर ये डेटा इससे मैच कर रहा है तो हमने कहा और ये डेटा आपका इधर से मैच कर रहा है, चेक करो। क्योंकि अगर आपका 1/T लिखा हुआ है तो 1088 वाला जो वैल्यू होगा वो किस से मैच करेगा, बोलूँगा डेल्टा H/R से। जब ये क्वेश्चन IIT ने पूछा था तो बहुत से लोगों ने ये बोला था कि ये के क्या चीज़ है, ये के किलो है या किलो नहीं है। तब पता चला था कि जो के होता है ये एक टेम्परेचर को इंडिकेट किया है जिससे कि यूनिटलेस डेटा बन जाए। तो यहाँ पर आप 1000 से मल्टीप्लाई ना करें। अब आपने पर्टिकुलर डेटा अगर तैयार कर दिया तो आपने कहा डेल्टा H0 की वैल्यू क्या आएगी, बोलेंगे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा R से 1088 को, तो आपका डेल्टा H आ जाएगा जूल में। यहाँ तक क्लियर हुआ? बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस सब चीज़ों को उड़ा देते हैं और बोलते हैं कि हमें तो डेल्टा S का मान चाहिए, क्या डेल्टा S का मान इससे अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो क्या बोल सकता हूँ डेल्टा S0/R की वैल्यू बन जाएगी -1.04। तो अब आपने R को इधर लेके जो हर से आप राइट साइड लेके जाएंगे तो आपने कहा कि डेल्टा S का मान हो जाएगा -1.04 इंटू 8.314। यूनिट क्या होती है, अगर आपने कभी सुना हो DS का फॉर्मूला था Q/T। जब आपने ऊष्मा को जूल में मेजरमेंट किया है तो टेम्परेचर तो लिखोगे, और टेम्परेचर की यूनिट क्या आ जाएगी, केल्विन। इसीलिए जो डेटा लिखा गया है ये यूनिट के साथ लिखा गया है कि छोटी से छोटी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ये हमारा केस नंबर 1 आ गया। टोटल 7 केसेस आते हैं और हायर स्टडी पढ़ने के लिए। अगला लॉजिक आता है केस नंबर 2, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि क्लास 12th में आएगी उसको यूज़ किया गया है। डॉलर का मतलब होगा कि आप अभी सिलेबस के आगे जा रहे हैं क्लास 11th को फोकस करते हुए।
अगर मैं बात करने लगूँ एक समीकरण जा रही है तो मैं बोल सकता हूँ रिएक्शन आगे जाएगी। अगर आगे जाएगी तो आगे जाना किस पर निर्भर करेगा? बोलूँगा कि ये निर्भर करेगा उत्पाद पर। तो क्लास 12th में हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को, जिसको हमने लिखा हुआ है यहाँ पर ROR, उसका फॉर्मूला बन जाता है -dA/dt, और A से आपने इसको भाग दे दिया, ये रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है। और सिमिलरली रहेगा -dB/dt/B। कई बार 12th में पूछा जाता है IIT से कि माइनस क्यों लगाते हैं, तो बोलेंगे माइनस इसलिए लगाते हैं कि समय के साथ में A और B की सांद्रताएं कम हो रही हैं, चूँकि वो कंज्यूम हो रहा है। अगर मैं बात करने लगूँ रिएक्शन के पीछे जाने की, तो पीछे जाने का अगर मैं रेड कलर से इंडिकेट करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पीछे जाते हुए अभिकारक कौन फील करेगा, तो बोलूँगा अभिकारक फील करेगा C और D। तैयार? लेकिन समय के साथ में C बनेगा, आगे जाने की दर ज़्यादा है और पीछे आने की दर कम है, चूँकि अभी तो C और D बना भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर साइन आता है पॉजिटिव। ठीक है, जो समय के साथ बढ़ता है उसको आप पॉजिटिव बोलते हैं। dC/dt, और जो भी नियतांक रहेगा केमिकल से पहले वो हम लगा देंगे। ये क्लास 12th का अगर हम लोगों ने तैयारी कर ली है तो दोबारा से बात करते हैं। क्या अब आपको समझ में आ गया कि आगे जाने की जो दर होगी वो A और B पर डिपेंड करेगी, पीछे जाने की जो दर होगी RB वो डिपेंड करेगा C और D की सांद्रताओं पर। तो ये जो पर्टिकुलर हम साम्यावस्था चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 11 में, हम केवल साम्यावस्था की बात करते हैं। लेकिन जब आप क्लास 11th और 12th पढ़ते हैं तो समय 0 से साम्यावस्था में वो कितना टाइम लिया उसको भी स्टडी करने की हम ट्राई जरूर करते हैं। तो स्टार्टिंग में बोला जाए अभिक्रिया की दर क्या होगी, तो बोला जाएगा केमिकल आगे गया है मान लो 5 मोल और पीछे आ गया 2 मोल, तो ओवरऑल आंसर कितना गया है, तो बोलेंगे ओवरऑल आंसर आगे जाता है 3 मोल। इसका अंदर आगे जाने की दर ज़्यादा है और पीछे आने की दर कम है। सिमिलरली अगर हम बात करने लगे अभिक्रिया की दर, तो हमने यहाँ पर लिखा 5 को लिख दिया रेट ऑफ फॉरवर्ड, जिसका सिंबल होगा RF, और पीछे आने की दर हो गई रेट ऑफ बैकवर्ड। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि अभिक्रिया की जो दर होगी वो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड हो जाएगी। जैसे जैसे समय पास होगा तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आपका आगे जाने की दर और पीछे जाने की दर समान हो जाएगी, तब आप बोलेंगे क्लास 11th का चैप्टर आ गया, और चैप्टर का नाम है साम्यावस्था। और साम्यावस्था पे अभिक्रिया रुक जाती है और बोलेंगे 0 हो गया, ना तो ओवरऑल अभिक्रिया आगे गई है ना ओवरऑल अभिक्रिया पीछे गई है, और फॉर्मूला बन जाएगा 0 = फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। इसका मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो दर होगा वो समान आ जाएगा। बहुत से लोग बोलेंगे ये तो हम पहले कवर कर चुके हैं, इसमें एडवांस वाली क्या बात है। 3 और 4 लाइनें रुकेगा, आपको एडवांस फील हो जाएगा। अब आपने रेट फॉरवर्ड का फॉर्मूला लिखा, के फॉरवर्ड A की सांद्रता B की सांद्रता जो भी आप बनाते थे, और आपने यहाँ पर Kc का फॉर्मूला लगा दिया। जब आपने Kc का फॉर्मूला लगाया तो आपने कहा ये समीकरण हम पहले कवर कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आता है आपका आर्हीनेस समीकरण। आर्हीनेस समीकरण ने बोला गया था कि जो नियतांक होता है K वो डिपेंड करता है A, E की घात आता है -EA/RT। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर माउंटेन बनाएंगे तो अगर अभिक्रिया आगे जा रही है तो ये माउंटेन जो क्रॉस करेगा उसे बोलेंगे EA फॉरवर्ड। नाम क्या होगा? EA। और जब ये अभिक्रिया पीछे आएगी तो इसका नाम होगा EA बैकवर्ड। हमने वही काम किया, KC का फॉर्मूला K फॉरवर्ड, मतलब ब्लैक कलर से आपने लिखा A फॉरवर्ड इंटू E की घात -EA फॉरवर्ड अपॉन RT। सिमिलरली आपने बैकवर्ड लिख दिया। ध्यान देने वाली बात है कि A से A कैंसिल नहीं हुआ, इनके अनुपात को एक नया अनुपात दिया गया जिसका नाम हो गया A, जिसको हम नॉर्मली प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। और कैटलिस्ट वाले फैक्टर में बताया था कि EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड का आंसर आता था आपका ΔH। तो फाइनली जो फॉर्मूला बना है वो फॉर्मूला बन गया KC = A E की घात -ΔH/RT। ध्यान रखते हुए अगर आप आगे जाने की बात करेंगे और पीछे जाने की बात करें तो फॉर्मूला लगेगा EA फॉरवर्ड और EA बैकवर्ड। और अगर आप ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं तो फॉर्मूला लगेगा ΔH। यहीं पर कंपटीशन वाले बहुत सारे गेम खेलने स्टार्ट कर देते हैं इस एप्लीकेशन या इस समीकरण पर।
तो पहला अगर मैं बात करने लगूँ तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोली कि तापमान अगर T1 होगा तो इसे K1 बोला जाएगा, तापमान T2 होगा तो इसे K2 बोला जाएगा। क्या मैं बोलूँ K1 अपॉन K2 को आप लिख सकते हैं कि A से कैंसिल होने के बाद समीकरण इसको सॉल्व करेंगे और फाइनली आपका ये सवाल आपका आ जाएगा। फिर से हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फॉर्मूले को याद ना किया जाए, केवल आर्हीनियस की बेसिक इक्वेशन याद करनी है। कई बार कंपटीशन में ln ना देके log भी दे देता है, तो log का फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि 2.303 आ जाएगा। IIT का जो फेवरेट और नीट का जो फेवरेट है वो क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगर आप आर्हीनियस की बेसिक इक्वेशन देखते हैं और दोनों तरफ log लेते हैं तो बनेगा log k इक्वल टू log a। अब जब आप पर्टिकुलर बोलेंगे ln e की घात माइनस डेल्टा h अपॉन आर टी, तो ये जो पर्टिकुलर डेटा होगा वो अगर उठ के बाहर जाएगा तो केवल यही बचेगा और फॉर्मूला बन जाएगा माइनस डेल्टा h अपॉन आर टी। कंपटीशन वाले कई बार बोलते हैं कि हम y एक्सेस पर लेते हैं ln के और x एक्सेस पर लेते हैं 1 अपॉन टी। तो मैं बोलूँगा ठीक है, आपने ln के को तो लिया y और जैसे ही आपने कहा 1 अपॉन टी तो मैंने इसको ले लिया x। क्या समीकरण आपको दिख रही है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो हमारा स्लोप आया है उसका फॉर्मूला होता है m का वैल्यू बन गया डेल्टा h अपॉन आर। यहाँ तक समझ में आया। अगर कभी मैं मानने लगता हूँ कि डेल्टा h की वैल्यू पॉजिटिव बनी हुई है, तो अगर ये डेटा पॉजिटिव होगा तो स्लोप कैसा हो जाएगा, बोलेंगे नेगेटिव, चूँकि नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इस डायग्राम में जो आपने सरल रेखा खींची गई है इसका स्लोप 90 से ज़्यादा है। अगर अगले एग्जाम्पल में मैं बोलता हूँ डेल्टा एच नेगेटिव है, तो नेगेटिव अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्या डायग्राम नंबर 2 में क्या स्लोप आपका 90 से कम है, और 90 से कम होने का मतलब कि आपका स्लोप पॉजिटिव आएगा। ये दो क्वेश्चन आपके IIT JEE में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का बेनिफिट होगा। अब अगला क्वेश्चन अगर मैं बिना पेन और पेपर के करने लगता हूँ तो मुझे बोला गया कि बताएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेल्टा एच का चिन्ह बताना है जो कि बिना पेन पेपर के आना चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूँ मैंने तापमान बढ़ाया है, और जब आप तापमान बढ़ाते हैं तो बताएगा डेल्टा के सी का फॉर्मूला क्या रहेगा, के फॉरवर्ड अपॉन के रिवर्स। क्या मैं बोल सकता हूँ के सी का फॉर्मूला होगा 0.29 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। और अगर मैं सेकंड केस में के सी का मान निकालता हूँ तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका कितना, 1.3 डिवाइड बाई 1.4 इंटू 10⁻⁻⁵। ऑब्जर्व कीजिएगा क्या जो अंश में बैठा हुआ डेटा है वो कितना बढ़ गया रफली। क्या बोल सकता हूँ 0.3 अगर माना जाए 0.29 को, तो 0.3 से 1.3 का मतलब लगभग ये 4 गुना हो चुका है। लेकिन अगर आप हर की बात करने लगें तो क्या हर में -6 से आपने -5 कर दिया, इसका मतलब कितना गुना बढ़ गया, बोलेंगे ये बढ़ गया 10 गुना। तो अगर हर ज़्यादा बढ़ता है तो के सी का मान बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, तो बोलेंगे के सी का मान कम हो जाएगा। बिना कैलकुलेशन के आप ये बोल सकते हैं कि ब्लू कलर वाला जो के सी है वो कम हो गया। अब आप सोचिएगा ऑब्जेक्टिव अप्रोच, अगर आप तापमान बढ़ा देते हैं तो के सी कम हो रहा है, इसका मतलब आंसर सीधा आएगा, आंसर उल्टा आएगा। बोलेंगे टेम्परेचर के बढ़ने पर अगर के सी बढ़ जाता है तो डेल्टा एच पॉजिटिव, टेम्परेचर के बढ़ाने से के सी कम हो जाता है तो बोलेंगे डेल्टा एच नेगेटिव। और बिना पेन चलाए हम ये बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में डेल्टा एच का मान नेगेटिव आएगा। जो लोग बार बार एग्जाम में बोलते हैं कि हमारे पास टाइम कम रह गया, वो लोग इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं और टाइम बर्बाद करने के बाद आप सिलेक्शन से बाहर जा सकते हैं। तो आपके नोट्स पर आपका न्यूमेरिकल अप्रोच भी लिखा हुआ है, वो आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका केमिकल काइनेटिक्स से बना हुआ है, और उसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि -dA/dt दिया हुआ है। अब अगर आप इस समीकरण को देखने लगें तब आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप मुझे बोलते हैं A से बन रहा है B और ये वापस आ रहा है क्यों, तो क्या समय के साथ में A कम होगा, और अगर समय के साथ में A कम होगा तो आपने कहीं ना कहीं समीकरण में माइनस लगा दिया है। तो आपको बताया गया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन फाइनली होता क्या है, बोलेंगे किस रेट से वो आगे गया है और हल्का सा वो किस रेट से पीछे आया है।
तो केमिकल जो अभिक्रिया होगी वो ओवरऑल आगे जाती हुई दिखाई देगी। तो हमने ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में यहीं से कॉपी किया और कहा कि आपने दिया हुआ था कि रेट ऑफ रिएक्शन हो गया फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। अब आगे जाने की दर किस पर डिपेंड करेगी, बोलेगा ए पर, तो फॉर्मूला बन गया के फॉरवर्ड इंटू ए माइनस बन गया के बैकवर्ड इंटू बी। इस समीकरण को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा जाए तो क्या उन्होंने इस ए का डेटा ये दिया हुआ है और उन्होंने बी का डेटा ये दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका वैल्यू माना जाएगा कि ये आपको दिया गया है के फॉरवर्ड और ये डेटा दिया गया है आपको के बैकवर्ड। इसका ना समीकरण को देखते हुए मुझे इतना पता चल गया कि अगर आप तापमान रखते हैं 300 डिग्री सी 300 केल्विन, तब आप बोलेंगे कि समीकरण को देखते हुए आपने बोला कि के फॉरवर्ड की वैल्यू आ गई 2 गुणा 10⁻⁻2 और के बैकवर्ड तैयार हो गया। और ये सब का सब काम आपका चल रहा है 300 केल्विन पर। तब आपने कहा के सी का फॉर्मूला के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, तो आपने कहा के सी का मान हो गया 5, दोनों को भाग दे दिया। अगर आप इस समीकरण को दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं और बोलते हैं कि हम तो ब्लू कलर की बात करेंगे 400 केल्विन पर, तो बोलेंगे ये डेटा आपका हो गया के फॉरवर्ड और ये डेटा आपका हो गया के बैकवर्ड। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 400 केल्विन पर आपने कहा के फॉरवर्ड का डेटा हो गया 4 × 10⁻⁻2 और के बैकवर्ड हो गया आपका 16 × 10⁻⁻4। दोनों को भाग करने के बाद आपका के सी का मान आ गया 25। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मुझे केवल साइन बता दीजिएगा, मैं आपको IIT JEE मेन और नीट का तैयारी करवा रहा हूँ मान लीजिएगा, तो आप क्या बोलेंगे, अरे अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाए तो के सी इंक्रीज़ हो गया, तो बताओ डेल्टा एच कैसा आएगा, बोलेंगे डेल्टा एच का मान आ जाएगा पॉजिटिव। क्वेश्चन ईजी लगा। अगर मैं इसी को बोलता हूँ कि मुझे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइएगा डेल्टा एच का मान कितना है, तो हम बोलेंगे डेल्टा एच अगर एच का मान है तो आपने आर्हीनियस समीकरण को लिया और कहा बेसिक समीकरण आर्हीनियस की पता है हमें, के इक्वल टू ए ई की घात माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। अलग अलग तापमान पर आपने रेड कलर लिया और ब्लू कलर लिया, इसीलिए कई बार बोलता हूँ कि कलर प्रिंट आउट ले लिया करो आप, रेड कलर डिवाइड बाय ब्लू कलर, तो आपने कहा के सी का अनुपात आ गया और आपका फॉर्मूला मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद आप बोलेंगे कि डेल्टा एच का मान निकल जाएगा। आर का मान अगर आपने रखा है 8.314 तो आंसर किस में आएगा, जूल में। ये तो एक मैथमेटिकल अप्रोच है और जितना भी आप आर्हीनियस की प्रैक्टिस करें आपके टोटल लगभग 2 क्वेश्चन आपके इस इक्वेशन पर बेस्ड आएंगे, तो वो आपकी कॉल है आप कितना ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं। केमिस्ट्री आपकी रैंक बनाती है, तो केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक आपको इग्नोर नहीं करना है। आगे चलते हैं और आगे चलते चलते उन्होंने कहा कि चलिएगा एडवांस की तैयारी और कराएगा जिसका नाम है समानांतर साम्यावस्था। अभी समानांतर अभिक्रिया क्या होती है, मान लीजिएगा आपने फ्रिज में मिल्क रखा है, तो आपकी फैमिली मेम्बर में एक ने मिल्क से टी बनाई और दूसरे ने मिल्क से कॉफ़ी बनाई। इसका ना जो केमिकल मिल्क होगा वो 2 बार कंज्यूम होगा और उसका एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती चीज़ें। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा मान लीजिएगा स्टार्टिंग में कंटेनर में केवल 2 केमिकल हैं, एक N2 और दूसरा केमिकल है आपका H2। मैंने कहा कि केमिकल जो मेरे घर पर मान लीजिएगा कोई कैंडिडेट है जिसका नाम है ए, या कहें कोई कैंडिडेट जो कि रेड कलर के कपड़े पहने हुए बैठा हुआ है, तो मैं क्या पूछता हूँ, रेड कलर वाला कपड़ा बोलेगा कि मैं एक्स केमिकल को कंज्यूम करूँगा फर्स्ट रिएक्शन में। तो अगर यहाँ से केमिकल एक्स जाएगा तो यहाँ से केमिकल कितना जाएगा 3x और ये क्रिएट करेगा NH3 मतलब कॉफ़ी मान लीजिएगा। तो रेड कलर जो टी शर्ट पहना हुआ है उसने N2 और H2 को कंज्यूम किया है और A में से कितना गया है, बोलेंगे X केमिकल, और B में से कितना गया है 3x केमिकल, और कंटेनर में गैस डेवलप हो चुकी है जिसका नाम है NH3, कितनी, बोलेंगे 2x। तो बताएगा फर्स्ट अभिक्रिया के बाद कंटेनर में कितना N2 बचेगा, बोलूँगा A माइनस एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्लू टी शर्ट या ग्रीन टी शर्ट वाले स्टूडेंट से पूछा जाए कि भाई आप क्या करो, बोलेगा मुझे भी मिल्क को कंज्यूम करना है, मुझे भी N2 जब H2 कंज्यूम करना है। तो उन्होंने कहा रुक जाओ भाई, पहले केमिकल से बचा हुआ था A माइनस एक्स और B माइनस
3x चेक कर लो। अब सेकंड वाले एग्जाम्पल में ग्रीन कलर भाई अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो बेटर रहेगा। ये अगर y जाता है तो क्या पूछता हूँ 1 के साथ कितना जाएगा 2y, और ये कितना प्रोड्यूस करेगा बोलेंगे 1, क्या यहाँ से y आएगा। इसका मतलब N2 ओवरऑल देखा जाए तो कंटेनर में दोनों साम्यावस्था के बाद कितना बच जाएगा बोलेंगे a माइनस एक्स माइनस वाई, और b कितना बच जाएगा बोलेंगे b माइनस 3x माइनस 2y, और सेकंड अभिक्रिया के बनने के बाद में एक नई गैस और आ जाएगी जिसका नाम होगा N2H4। तो इसे बोलते हैं आप समानांतर साम्यावस्था कि ए केमिकल को X ने भी कंज्यूम किया और Y ने भी कंज्यूम किया। कलर पेन जितना यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और आयनिक साम्यावस्था आपको इजी मिलेगी। अदरवाइज आपको बाद में आयनिक साम्यावस्था में पॉलीप्रोटिक एसिड में दिक्कतें आ जाएंगी। एक मिनट रुकिएगा, शायद यहाँ पर N2 हाँ अब सही है यहाँ तक। हमने कहा इसका न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे। अगला है अनुत्क्रमणीय, मतलब पहले एक काम होगा फिर दूसरा काम होगा। मैंने कहा कंटेनर की बात करते हैं। इस कंटेनर में सबसे पहले कार्बन है और CaCO3 है, दो केमिकल हैं आपके। हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा टाइम इक्वल टू 0 पर ये केमिकल A 0 0 और कार्बन हो गया B और 0। अब आप चेक कीजिएगा सेकेंड रिएक्शन चल नहीं सकती, क्योंकि आगे रिएक्शन जाने के लिए किसका होना ज़रूरी है बोलेंगे CO2 का, और पात्र में CO2 नहीं है। इस सेकेंड रिएक्शन वेट करेगी जब तक कि फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट ना हो जाए। अगर फर्स्ट रिएक्शन मान लीजिएगा साम्यावस्था में X जा चुका है तो क्या बोलते हैं यहाँ पर X क्रिएट होगा और यहाँ पर X क्रिएट होगा, और जैसे ही यहाँ पर X क्रिएट हुआ क्या सेकेंड रिएक्शन बोलेगा कि भाई मेरे पास कार्बन भी है और मेरे पास CO2 भी है, चलो हम दोनों मिलकर आगे रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब सेकेंड रिएक्शन का प्रोसीड करना पहली वाली रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। पहली रिएक्शन कुछ आगे आएगी, कंटेनर में CO2 आएगा और CO2 और कार्बन मिलके तब जाके CO बनाने की ट्राई करेंगे। इस पर्टिकुलर अभिक्रिया में हल्का सा टाइम लग जाता है क्योंकि सेकंड वाले को पहले वाले का वेट करना पड़ता है। अब अगर रिएक्शन आगे जाती है सेकंड वाली, तो मैं क्या सेकंड वाली रिएक्शन को बोल सकता हूँ कि भाई देखिएगा इस पर्टिकुलर में ये आगे जाएगा। आपने पहली वाले से X बनाया था लेकिन मैं Y कंज्यूम कर रहा हूँ। ये कितना बनेगा बोलेंगे 2/, चूँकि 1 मोल गिव्स 2 मोल। क्या B में से भी Y जाएगा चूँकि 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। और फाइनली कंटेनर के अंदर अगर आप देखने लगे तो कंटेनर के अंदर क्या क्या कंडीशन होगा। C कितना बचा है बोलेंगे B-Y, चूँकि सेकेंड रिएक्शन में आपने कार्बन को कंज्यूम किया था। CaCO3 कितना बचेगा A-X, क्योंकि आपने पहली अभिक्रिया में CaCO3 कंज्यूम किया था और यहाँ पे दो गैस डेवलप हो गई हैं। कौन कौन सी बोलेंगे CO2 बनी थी X, लेकिन आप Y लेके चले गए तो केमिकल कितना बचा बोलेंगे X-Y, और नई गैस बनी है CO कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका मान है 2Y। इसे बोला जाता है अनुक्रमिक संतुलन। एक रिएक्शन को अपनी पहली वाली रिएक्शन का वेट करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई। और देखते हैं अगला टॉपिक। और उन्होंने कहा बहुचरणीय संतुलन बता देगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि दो अभिक्रिया को अगर ऐड करेंगे तो उनका के मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन जो एडवांस पढ़ते हैं वो बोलते हैं ये भी फॉर्मूला ऑलवेज एक्सेप्टेबल नहीं होता। कैसे नहीं होता आराम से समझिएगा। आपने दो समीकरण ली और कहा कि स्टार्टिंग में A, B और 0 है, और ये 0 केमिकल B एक ही बार लिया जाता है तो वो 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, वो B0 है। अब अगर आप यहाँ से केमिकल X लेके चलते हैं तो B केमिकल X कंज्यूम होगा पहली वाली समीकरण में, तो आपका यहाँ पर X बन चुका है, यहाँ पर आपका X बन चुका है, और B कितना बचा बोलेंगे B बचा होगा B-X, तो मैंने B-X कॉपी कर दिया। अब जो केमिकल D बचा हुआ है क्या ये हाईली स्टेबल है या ये सेकंड वाली रिएक्शन में फिर से समीकरण करेगा, रिएक्शन करेगा।
तो अगर अब सेकंड वाली रिएक्शन आगे जाती है वाई दर से, तो क्या बोल सकते हैं, बी केमिकल दोबारा कंज्यूम हो जाएगा वाई, और ये वाई बन जाएगा। अब आप सोचो केमिकल बी कितनी बार कंज्यूम हो रहा है, बोलेंगे 2 बार, पहला फर्स्ट रिएक्शन में और दूसरा दूसरी समीकरण में। तो ओवरऑल जो आपका जो आंसर बनेगा, अगर मैं बोलता हूँ कंटेनर में ए कितने बचे हैं, कंटेनर में ए कितने बचे हैं, तो आप बोलेंगे कंटेनर में ए का मान आ जाएगा ए माइनस एक्स। कैपिटल बी कितना बचा है, बोलूँगा बी माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बोल सकता हूँ जो समीकरण बनेगी वो बन जाएगी आपकी A प्लस 2B डायनेमिक इक्विलिब्रियम C, और आप K3 का मान लिखेंगे कि अगर आपने समीकरण को ऐड कर दिया तो उनका KC मल्टीप्लाई हो जाता है, पढ़ा होगा। अगर मैं येलो हाईलाइटेड रिएक्शन की बात करने लगूँ तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर भी बी केमिकल नहीं बना। चेक करो, ना तो अभिक्रिया में है और ना ही इस पर्टिकुलर में है। एक्चुअल में डी 0 है, डी अभी भी बचा हुआ है। तो जो एडवांस वाले कैंडिडेट होते हैं, हम उन बच्चों को बोलते हैं कि कभी भी ऐड करके काम नहीं करना आपको। हाँ, अगर वो जेई मेन और नीट का है तो आप बोल दीजिएगा अभिक्रिया को ऐड करते हैं तो उनका के मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल करते हुए आपको सभी क्वेश्चन स्टेप वाइज करना है, क्योंकि अभिक्रिया को ऐड करने पर सही रिप्रेजेंटेशन नहीं आती। अब आप जो हमने ऊपर लिखा था चेक कीजिएगा, हमने लिखा था ए केमिकल है ए माइनस एक्स, चेक कर लो। कैपिटल बी कितना था, बी माइनस एक्स, मिल रहा है, दिख रहा है होगा आराम से, और ये वाई था। लेकिन अगर आप केवल और केवल इन सबको इग्नोर कर देते और बोलते जी हम तो अभिक्रिया बनाएंगे और अभिक्रिया बनाने के हम गलत ही करेंगे, हमें सिलेक्शन होना ही नहीं है हमारा, तो चेक कीजिएगा बहुत से लोग क्या बोलेंगे, ए में से जाएगा x और b में से जाएगा 2x और ये बन जाएगा x। ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो पात्र में डी केमिकल है ही नहीं। सोचो, तो जो सही स्टेटमेंट वाला था वो मैंने हटा दिया, जिससे कि आपको लगे कि आप क्या क्या गलत पढ़ते हैं। तो जनरली हम बोलते थे समीकरण को आप ऐड करेंगे तो उनका के मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन एडवांस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को स्टेप वाइज करना होता है न्यूमेरिकल में। अब जब आपने क्लास नंबर 1 कंप्लीट किया था तब आपको बोला गया था कि ठोस को हम कभी भी नहीं लिखते, केपी केसी में हम विलायक को भी नहीं लिखते। आपने देखा होगा कि जब ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया तो सभी लोग लिक्विड हैं, और बहुत से लोग बोलते हैं लिक्विड को नहीं लिखते। ऐसा नहीं है कि लिक्विड को नहीं लिखते, लिक्विड को भी लिखते हैं। जब आपने कहा के इक्विलिब्रियम तो बोले जाएगा उत्पाद की सांद्रताएं और अभिकारक की सांद्रताएं। जब आपने केमिकल कभी H2O को लेफ्ट साइड में रखा तो ये माना जाएगा पानी बहुत ज़्यादा है, और पानी बहुत ज़्यादा है तो पानी को उस टाइम पर माना जाता है विलायक। क्या नाम लिखा जाता है, विलायक। और विलायक को हम मान लेते हैं नियत, कि अगर पानी में मैं एक इंक की ड्रॉप डालता हूँ तो पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर इंक और पानी की अभिक्रिया हो जाए, क्योंकि पानी तो बहुत ज़्यादा है, और जो चीज़ ज़्यादा होती है उसे आप नियत मान लेते हैं। तो हमने पानी की जो सांद्रता है 55.5, इसको इधर लेके गए के इक्विलिब्रियम पे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने केसी लिख दिया। इसीलिए बोलते हैं कि लिक्विड को तो लिखते हैं आप, विलायक को नहीं लिखते। जबकि कई बार मैंने बुक्स में भी देखा है कि वो लिक्विड को भी बोल देते हैं कि अरे नहीं लिखना। ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई का है, सोचिएगा। तो हम लोग जो कवर करते हैं, हम लोग कवर करते हैं केपी, केसी, केएक्स और केपीसी, और सभी जगह पर पानी को लिखा जाएगा। अगर वो विलायक की तरह है तो नहीं लिखा जाएगा। हमने कहा विलायक की तरह कब होगा कब नहीं होगा, तो हमने कहा इस समीकरण को उल्टा कर दीजिएगा। अगर आप इस समीकरण को उल्टा कर देते हैं तो क्या ऐसा लगता है कि ये दो केमिकल अभिक्रिया कर रहे हैं और पानी उत्पन्न हो रहा है? क्या समय के साथ जो पानी बनेगा वो बहुत कम कम बनेगा? इस केस में इस पानी को विलायक नहीं माना जा सकता, और जब पानी को विलायक नहीं माना जा सकता तब आप बोलेंगे केसी के फॉर्मूले में पानी भी आएगा उत्पाद अपॉन अभिकारक। लाइन पढ़िएगा जो रेड कलर से लाइन लिखी गई है,
यदि संतुलन अभिक्रिया में पानी शामिल है अभिकारक की तरह तो उसे विलायक बोलेंगे, और अगर राइट साइड में है तो उसे केमिकल बोलेंगे। क्वेश्चन IIT JEE का है, चेक कीजिएगा। क्या H2 को लिखा जाएगा Kc में? बोलेंगे हाँ, ये तो राइट साइड में है, इसका मतलब बन रहा है, और बनने का मतलब Kc के फॉर्मूले में ये आएगा ही आएगा। बहुत से लोगों ने ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं, एडवांस में तो सब चीज़ें आपको कवर करनी होती हैं। अब क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो वैदिक मैथ बोलता है कि 0.33 को हम नॉर्मली 1/3 लिख देते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। उन्होंने कहा कि आपने समान मोल लिए, मैंने कहा A 0 0, ए में से आने वाला x, ए में से आने वाला x, चूँकि 1 के साथ 1 जा रहा है, x x, यहाँ तक तैयार। मैंने कहा मुझे पता है कि पानी का कहीं पर मूल प्रभास दिया है, बताओ पानी का मूल प्रभास क्या होगा? बोलेंगे मेरे मोल x हो गए डिवाइड बाई टोटल मोल। अगर आप टोटल मोल इन सबको ऐड कर देते हैं तो आपका चेक करो आंसर A ही आएगा या 2A आएगा, 2A आएगा। ये पर्टिकुलर मैंने यहाँ से कॉपी किया और फॉर्मूला मेरा बन चुका है। अब यहाँ पर आ चुका है मोल प्रभाज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2A। वैदिक मैथ मैंने लगाते हुए मोल प्रभाज को 1/3 किया और यहाँ पर मुझे x का मान आ गया, और x का मान मैंने यहाँ पर सभी जगह कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और बाद में मैंने समीकरण बनाई, सभी जगह A से A कैंसिल हुआ और आपका पूरा आंसर 4 आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर जो 2 बना हुआ है ये आप लोगों का काम है करना। अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में या ईमेल भेज सकते हैं, मैं आपको 1 to 1 आपको चीज़ें बता दूंगा, बट एडवांस की भी तैयारी आप साथ साथ में रखें। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है, करने की ट्राई कीजिएगा। और यहीं पर हम रासायनिक साम्यावस्था का एडवांस वर्जन भी कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू।